हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का क्लास 11th के जीव विज्ञान में। तो आज हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी देखेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं कि चैप्टर कौन कौन सा है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वह है जीव जगत, दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा वनस्पति जगत, चौथा प्राणी जगत, पांचवा पुष्पी पादपों के आकार की, छठवां पुष्पी पादपों का शरीर, सातवां प्राणियों में संरचनात्मक संगठन और आठवां कोशिका जीवन की इकाई और नौवां जैव अणु, दसवां कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, 11वां पौधों में परिवहन, 12वां खनिज पोषण, 13वां उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, 14 पादप में श्वसन, 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, 16 पाचन एवं अवशोषण, 17 श्वसन और गैसों का विनिमय, 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, 19 उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, 20 गमन एवं संचलन, 21 तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय और 22वां जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ठीक है, तो हम लोग को क्लास 11th का जो बायोलॉजी है हम लोग को इसमें पूरा 22 चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव जगत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है हम लोग पहले उसको क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो इसके अंदर जो दिया गया है वो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो उसका आंसर देखते हैं क्या है कि जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, जिसमें से पहला है जीवों की सरलता से पहचान है। अगर हम लोग जीवों का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जीवों की सरलता से पहचान कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, दूसरे जो स्थान के जीव हैं उनके अध्ययन हेतु भी, और तीसरा है जीवाश्मों के अध्ययन हेतु, चौथा समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। आप ही लोग सोचिए कि अगर समूह में रहें तो आसानी होगी, अगर वहीं समूह में ना रहें, इधर उधर रहें, कुछ पता ना रहे उन लोग का, तो आप कैसे करोगे, आप नहीं कर पाओगे ना उसका अध्ययन। तो समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है, 5वां वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। क्या कर रहा है कि वर्गीकरण से जीवों के समानता व असमानता का पता चलता है। अगर हम लोग वर्गीकरण करेंगे तब तो हम लोग को पता चलेगा कि
किस जीव में क्या समानता है, क्या मिल रहा है, और किस जीव एक दूसरे दो जीव हैं तो हम लोग को अंतर पता चलेगा ना कि इस जीव में क्या मिल रहा है, इस जीव में क्या नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को अंतर पता चलेगा। ठीक है। और छठवां है कि विभिन्न टैक्सा के विकास का पता चलेगा। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? तो उसका आंसर देखिए कि नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। जो प्राचीन के वैज्ञानिक थे वो जीवों का वर्गीकरण आवास और गुण के आधार पर करते थे। ठीक है। और इसके पश्चात बाह्य आकार की वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भ्रूणिक का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जा रही है। ठीक है। अगर हम लोग वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसको अगर हम लोग बार बार नहीं चेंज करेंगे, हम लोग नहीं बदलेंगे, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो जीव है उसमें क्या बदला है, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। उसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग वर्गीकरण का जो प्रणाली होता है उसको हम लोग बार बार बदलते रहते हैं, ताकि जो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं और उनमें जो भिन्नता जो बढ़ रही है तो उनमें क्या क्या हो रहा है उसको पता करने के लिए हम लोग वर्गीकरण की जो प्रणाली होती है उसको बार बार बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को हम हिरण होते हैं नीलगाय, इन लोग के पहले जिराफ जैसे हो गया। आप लोग जिराफ के बारे में अधिकतर पढ़ेंगे तो आप लोग को जिराफ के बारे में बताते हैं कि जैसे जिराफ था कि पहले उसकी गर्दन जो थी वो छोटी थी, है ना। और जब वह बाद में जब हुआ तो वह जैसे जैसे समय बीतता गया वह उसकी गर्दन लंबी होती गई। वह प्रकृति के हिसाब से उसकी गर्दन भी लंबी होती गई, तो उसमें कुछ चेंज हुआ। ठीक है। जो अगर हम लोग वर्गीकरण की प्रणाली को बार बार नहीं बदलेंगे, हम लोग उसको अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ। ठीक है। उसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग वर्गीकरण की प्रणाली जो थी उसको बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3 जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? ठीक है। कह रहा है कि जो लोग जिनसे आप मिलते हैं आप उनको किस रूप में मतलब वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो चलिए संकेत में दिया गया है कि ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि। ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर जो होगा तो उनको पहले हम लोग क्या करेंगे कि परिवार के सदस्य, ठीक है, फैमिली मेंबर। ठीक है।
परिवार के सदस्य पहले देखेंगे कि किस परिवार के सदस्य के मतलब आधार पर उनको रखेंगे। उसके बाद फिर रिश्तेदार के आधार पे, फिर पारिवारिक मित्र के, फिर स्कूल मित्र, फिर सहपाठी, वयस्क, अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले। ठीक है। और फिर लिंग, स्त्री या पुरुष है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके आधार पे उसको रखेंगे। और उसके बाद फिर उसकी ऊंचाई, उसके बाद फिर खेल मित्र। मतलब ये 9 बातें हैं जो हम लोग उनको देख करके उनको वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। नहीं, अब क्या हम लोग अगर ऐसे ही वर्गीकृत करेंगे तो कोई स्त्री है और हम लोग उसको पुरुष के स्थान पे रख रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे? नहीं सही है ना। हम लोग वर्गीकृत करते हैं ना कि नहीं वो स्त्री है और वो पुरुष है, तो हम लोग इसको मतलब समझते हैं ना कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है। तो हम लोग का एक आधार है, हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं। हम लोग भी वर्गीकृत करते हैं तो हम लोग भी सोच के करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। 4th नंबर, प्रश्न संख्या 4। वृष्ट तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वृष्ट, ठीक है, तो चल देखते हैं हम लोग। व्यष्टि क्या है कि प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उनकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते। प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो कि समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। वो क्या है? व्यष्टि। और समष्टि क्या है? तो प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होती है। प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होती है। और दूसरा नंबर क्या है कि एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। और तीसरी क्या है कि एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है। जो एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टियों के असमान दिखाई देते हैं। असमान दिखाई देते हैं, अन्य समष्टियों से असमान दिखाई देते हैं। 4th नंबर, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। समष्टि के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, जो समष्टि के सदस्य होते हैं, उनका कैरियोटाइप समान होता है। और 5वां, एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। ठीक है, तो आइए अब 5वां हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, प्रश्न है कि आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। लिखित है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है कि मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें आप लोग को पहचान करके लिखना है। तो इसका क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि टैक्सोन किसी भी स्तर का वर्ग की समूह होता है
जो टेक्सोन है किसी भी स्तर का एक वर्गीकी समूह है। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। जो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मक्का, रोजेज, घास, कोनिफर, द्विबीजपत्री, बीजी पौधे और शब्द टेक्सोन। जो शब्द टेक्सोन है ये सर्वप्रथम 1956 में ICBN, ठीक है, ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 ने इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीकी समूह के रूप में दी थी। ठीक है, हम लोग अब 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? इसमें पहला है जात, वंश, गण, संघ। ये हम लोग का सही क्रम है, जो कि इसमें आप लोग देख रहे हैं इसको कि ये वाला में क्या है कि जाति, गण, संघ, जगत। जाति, गण, संघ, जगत, ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं है। और दूसरा है कि वंश, जाति, गण, जगत, ये भी गलत है। और तीसरा है कि जाति, वंश, पहले जाति होगा, फिर वंश होगा, फिर गण होगा, संघ होगा, ये वाला राइट है। कि पहले कोई जाति होगा तब तो वंश बनेगा, किसी का जाति होता है उसके बाद फिर उसका वंश होता है, वंश होगा फिर वंश को मिला के हम लोग एक गण बनाएंगे और फिर गण बनने के बाद फिर एक संघ बनेगा। ठीक है, आइए फिर 8वां देखते हैं क्वेश्चन। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालीन अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? ये आप लोग को चर्चा करने के लिए बोला गया है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कि जाति यानी स्पीशीज एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, कार्य की फिजियोलॉजी तथा कोश की संरचना, ठीक है, वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। ठीक है, फिर दूसरा जाति वर्गीकरण की आधारित इकाई है। जाति क्या है? वर्गीकरण की आधारित इकाई है, जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। जो एक जाति के जीव होंगे वह समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि जाति यानी स्पीशीज ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता दर्शाते हैं। उच्च पादप तथा जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता का उपयोग किया जाता है। अतः परिभाषा सही है। जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन तथा जनन पृथकता। ठीक है,
तो अब हम लोग 9वां देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। पहला, संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश। तो इसका आंसर देखिए, संघ। संघ क्या है? समान गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जो समान गुण के वर्ग होते हैं उनको एक संघ में रखा जाता है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कार्डेटा में रखा गया है। ठीक है, मत्स्य हो गया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये जंतुओं को कहाँ रखा गया? कार्डेटा में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, पौधों में समान गुणों वाले वर्गों यानी क्लास को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। अब वर्ग देखते हैं। समान गुणों वाले गण। समान गुणों वाले गण को एक वर्ग में रखा जाता है। जो समान गुणों वाले समान गुणों वाले जो गण होते हैं, ठीक है, समान गुणों वाले जो गण होते हैं उनको गण को एक वर्ग में रखा जाता है। गण प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग, मैमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, और कुल देखते हैं यानी फैमिली। जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वर्धिक तथा जननीय लक्षणों के आधार पर विशेषीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में, बिल्ली के साथ कुटुंब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग गण देखते हैं, ऑर्डर। तो इसमें देखिए कि समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। समान कुलों को एक गण में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कॉन्वालुलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोनियल्स में पुष्पी गुणों के आधार पर रखा गया है। ठीक है, अब वंश देख लेते हैं। वंश संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी स्पीशीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्रायः एक ही वंश की जाति के गुणों में काफी समानता होती है। सामान्य गुणों के ऐसे समूह को
संबंधित गुण कहा जाता है। ऐसे जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो जा सकती है, जैसे आम का वंश है मैंजिफेरा, जिसके अंतर्गत 35 जातियों को रखा गया है। मैंजिफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है, जैसे वंश जिंगो। इस जिंगो में केवल एक जाति है, जिंगो बाइलोबा। ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। तो आज के लिए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? तो आइए आंसर देखते हैं इसका क्या होता है। कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जाती सकती है। मतलब क्या करा है कि कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ग की कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकार कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जात के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए, और भी आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो पहले आप लोग को बुक का करवा दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोग को एक एक टॉपिक को फिगर द्वारा समझा के आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, और जो नहीं समझ में आता है कमेंट करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।